नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में एक बार फिर से आज बात किसानों की होगी। एक बार फिर से तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन में क्या अब इसका चाल चरित्र और चेहरा नजर आ रहा है। किस तरीके से इस आंदोलन में दो शख्स ऐसे सामने आए हैं जो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आए। हालांकि मसले को सुलझाने और समेटने की पूरी कोशिश की गई है और काफी हद तक इसे समेट भी लिया गया है। आज एक बार फिर से बेबाकी से हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे की। बेबाक में आज हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आखिर किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। 11वें दौर की बैठक में क्या कोई नतीजा निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामले की सुनवाई लगातार चल रही है, उधर किस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इन तमाम चीजों के अलावा बहुत कुछ है आज बेबाक में। शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि बेबाक में आज क्या कुछ है आपके लिए खास। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि क्यों बदलने लगा किसान आंदोलन की हवा का रुख। वहीं बताएंगे कि कौन है गुरनाम सिंह चडूनी और शिव कुमार कक्का जी। आपको यह भी बताएंगे कि किसानों और सरकार के बीच 11वीं बैठक से उम्मीद क्यों बाकी है। इसके साथ ही बताएंगे कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसकी एंट्री होगी। और आखिर में बताएंगे कि किसानों की दशा सुधारने के लिए क्या बजट रास्ता दिखाएगा। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। किसान आंदोलन के दो बड़े चेहरे, एक तरफ गुरनाम चडूनी जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और दूसरी तरफ शिव कुमार कक्का जी जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। एक स्टेटमेंट एक अखबार के जरिए सामने आया जिसमें गुरनाम चडूनी पर आरोप लगाए गए और गुरनाम चडूनी पर जैसे ही आरोप लगा, गुरनाम चडूनी ने अपना बयान दिया। उस बयान में उन्होंने शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट तक करार दे दिया। हालांकि मामले को बाद में एक समिति ने सुलझा लिया। अब किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई किसी पर भी नहीं की गई है, लेकिन इन दो बयानों ने आपसी तालमेल की कमी को उजागर जरूर कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट को। किसान आंदोलन को 54 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई हल अभी तक निकला नहीं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आंदोलन की हवा का रुख बदलने लगा है, क्योंकि आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा में ही फूट नजर आने लगी है। रविवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चडूनी पर आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाने, कांग्रेस समेत राजनेताओं को बुलाने और दिल्ली में सक्रिय हरियाणा के एक कांग्रेस नेता से आंदोलन के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप लगे। लेकिन गुरनाम चडूनी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि शिव कुमार कक्का आरएसएस के एजेंट हैं और वो नहीं चाहते कि कोई और आगे निकले। चडूनी ने यह भी कहा कि राजनेताओं को आंदोलन से दूर रखना वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि घर बैठे नेता अगर अपनी तरह से सरकार पर दबाव बनाते हैं तो इसका फायदा आंदोलन को मिलेगा। आरोप कक्का जी का है, जो खुद जो है वो आरएसएस का दलाल है और राष्ट्रीय जो किसान संघ है उसका वो लंबे टाइम तक प्रधान रहा है, जो आरएसएस की एक ब्रांच है और अब उसने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है। ये उसका आरोप है और ये आरएसएस की एक चाल है आरोप लगा के आंदोलन को तोड़ने की। आरोप ये है कि आपने करीब 10 करोड़ रुपए का दाम लगाया। उसके लिए जिस अखबार ने छापा उसको भी नोटिस देंगे और कक्का को भी नोटिस देंगे और कक्का को बताना चाहिए, उसके सबूत देने चाहिए। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चडूनी ने राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में एक सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में बीजेपी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे थे, जिसको लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं गुरनाम चडूनी के लिखित स्पष्टीकरण के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गुरनाम चडूनी ने 7 सदस्य समिति को भरोसा दिलाया है कि आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो संयुक्त मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति यानी कि जो 7 मेंबरी कमेटी है ने श्री गुरनाम चडूनी द्वारा कल अनेक राजनीतिक दलों के साथ की गई बैठक से जुड़े विवाद पर चर्चा की। आज
श्री गुरनाम सिंह ने समिति के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखकर बताया कि कल की बैठक उन्होंने अपनी निजी हैसियत में बुलाई थी। इस बैठक का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। यह एहसास करते हुए उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने गुरनाम चडूनी के मामले पर सफाई देते हुए कहा कि एक निजी अखबार में छपा उनका बयान बिल्कुल फर्जी है और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। दरअसल एक निजी अखबार ने शिव कुमार कक्का का बयान छापा था जिसमें उन्होंने चडूनी पर 10 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए थे। मुझसे पूछा था पत्रकार ने कि हमारे पास जानकारी है कि गुरनाम सिंह चंडूनी जी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, इस प्रकार की चर्चाएं मैं नहीं करता हूं। 50 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए, एक भी बयान मेरा आज तक विवाद में नहीं रहा है। गुरनाम सिंह चंडूनी मेरे मित्र हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। मैं उनकी चिंता भी करता हूं। जो कुछ निर्णय कल हुआ वो एक बैठक में निर्णय हुआ है। वो बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आगे हमारी बैठकें होती रहेंगी। मैं इस बयान का फिर से एक बार खंडन करता हूं कि ये मेरे द्वारा दिया गया बयान नहीं है। बेशक गुरनाम चडूनी को लेकर उठे विवाद को किसानों ने जल्द ही सुलझा लिया हो, लेकिन इस विवाद ने किसान नेताओं में फूट डालने का काम तो शायद कर दिया है। एक तरफ जहां दिल्ली की सरहदों पर डटे हजारों किसानों का मकसद महज कृषि कानूनों को रद्द करवाना है, वहीं अब इस आंदोलन का राजनीतिकरण होना भी शुरू हो गया है। ऐसे में इस आंदोलन की दिशा और दशा क्या रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हम ये कह रहे हैं कि ये दो बड़े चेहरे हैं और इन दो बड़े चेहरों के पीछे बहुत सारे और किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन दो चेहरों को जरा समझिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कहां से आते हैं, इनके बैकग्राउंड में क्या कभी किसी भी तरीके से राजनीति शुमार रही है क्या, शामिल रही है क्या? जरा देखिए इस रिपोर्ट को। किसान आंदोलन के दौरान इन दोनों दो बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी और शिव कुमार कक्का जी आमने सामने हैं और रोजाना नए नए विवाद जन्म ले रहे हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं को भी जान लेना जरूरी है। बात अगर सबसे पहले गुरनाम सिंह चडूनी की करें तो यह हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो कुरुक्षेत्र जिले में चडूनी गांव के रहने वाले हैं। गुरनाम चडूनी की उम्र 60 साल के करीब है। किसान आंदोलन को खड़ा करने में उनका योगदान अहम माना जा रहा है। सरकार से बातचीत करना और उसे आम जनता तक पहुंचाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। इन्होंने 2019 में लाडवा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उस वक्त उनका नाम इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था। वहीं गुरनाम सिंह चडूनी की धर्मपत्नी ने भी 2019 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चडूनी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। इनके फेसबुक पर करीब 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं बात बड़े किसान नेता के रूप में पहचान रखने वाले शिव कुमार कक्का की करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, जो संस्थापक सदस्य के रूप में किसानों की अगुवाई करते हैं। तो वहीं 20 दिसंबर 2010 को कक्का जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन हुआ था। उस वक्त भोपाल को 15,000 किसानों ने ट्रैक्टरों से घेर लिया था। इसी आंदोलन ने शिव कुमार उर्फ कक्का जी को एक नई पहचान भी दी थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 28 मई 1952 को कक्का जी ने एक किसान परिवार में जन्म लिया था। वहीं जबलपुर विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट और राजनीति शास्त्र में एमए भी की। आपको बता दें कि कक्का जी करीब 44 बार जेल यात्रा कर चुके हैं। कक्का जी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनता टीवी। और अब बात करेंगे 11वें दौर की बैठक की। जी हां, एक बार फिर से सबकी नजरें होंगी विज्ञान भवन पर, जहां किसानों का डेलीगेशन सरकार के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेगा। एक और बैठक का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक सिर्फ एक दौर को अगर हम छोड़ दें, जहां पर 4 मांगे रखी गई थी, जिनमें से 2 मान ली गई, 2 अधूरी रह गई। इसके अलावा कोई भी बैठक सकारात्मक दृष्टिकोण से उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाई जिस हद तक उम्मीदें की जा रही हैं। एक बार फिर से उम्मीदों का पिटारा लेकर के किसान पहुंचेंगे विज्ञान भवन, जहां पर सरकार के डेलीगेशन से बातचीत होगी। नतीजे का सबको इंतजार रहेगा। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। 10 बार सरकार और किसान बातचीत के लिए एक टेबल पर आ चुके हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। और इन सब असमंजस के बीच मंगलवार को फिर किसान नेताओं और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता होगी। और बैठक से पहले ही कृषि मंत्री कह चुके हैं कि हमने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें हम उनकी मंडी से जुड़ी समस्याओं, व्यापारियों के पंजीकरण और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी हो गए थे। सरकार पराली और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा करने के लिए तैयार थी, लेकिन किसान सिर्फ कानून को रद्द कराना चाहते हैं। भारत सरकार ने आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। वहीं कृषि मंत्री ने ये भी कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून को लागू नहीं किया जा सकता। अब हमें उम्मीद है कि 19 जनवरी को किसान बिंदुवार चर्चा करें और सरकार को बताएं कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा वो और क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। बैठक में क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन 10 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सरकार और किसानों से लेकर लोगों को भी 11वें दौर की बैठक से बहुत आस है। और वो आस ये है कि ये मसला जल्द सुलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी डालते हैं कि आखिर जब किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें रामलीला मैदान में आने की इजाजत दी जाए, वहां वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सरकार से, जरा देखिए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्लाबोल के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली पुलिस का काम है कि वो तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। अब इस मामले पर बुधवार यानी 20 जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा ये मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। हम आपको ये नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। इस विषय पर 20 जनवरी को विचार करेंगे। वहीं पीठ ने कहा दिल्ली में प्रवेश का मामला न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। उसने कहा अटॉर्नी जनरल, हम इस मामले की सुनवाई स्थगित कर रहे हैं और आपके पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई की, जो दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर की गई है।
याचिका के जरिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है और अब इस मसले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी यानी बुधवार को होगी और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इन तमाम चीजों से इतर, इस किसान आंदोलन से इतर बात किसानों की कर ली जाए, किसानी की कर ली जाए तो हमेशा से ये मानकर चला गया है कि किसानी मुनाफे का सौदा नहीं है, ये घाटे का सौदा है। हिंदुस्तान में ये विडंबना ही है हमारे देश की। लेकिन आने वाले बजट में किसानों के लिए क्या कुछ हो सकता है, कैसे किसानों को 2022 तक जिनकी आय को दोगुनी करने का दम भरा जा रहा सरकार की तरफ से, उसको लेकर इस बजट में क्या हो सकता है। चूंकि ये कोविड-19 यानी कि कोरोना के बाद का ये पहला बजट होगा, इसमें किसानों के लिए क्या कुछ होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर करीब 42 दिनों से किसानों ने डेरा डाल रखा है, तो वहीं किसानों के साथ लगातार सरकार की बातचीत का दौर जारी है, जो 8 जनवरी को 9वें दौर में एंट्री करेगा। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि किसानों की समस्या का हल होगा या फिर नहीं। क्या सरकार किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? तो वहीं इन सब के बीच वित्त मंत्रालय के अधिकारी आगामी आम बजट में कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ऐसे में संकेत इस बात का है कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर कुछ विरोधी सुर उभरने के बावजूद सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर कई प्रावधान तो इस बजट में होंगे ही, साथ ही पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए कुछ खास घोषणा भी हो सकती हैं। बजट में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि कोरोना काल के भयंकर संकट के बावजूद कृषि क्षेत्र की विकास दर बेहतर रही है। इसलिए भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में कुछ बेहद महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती हैं। संकट से घिरे कृषि क्षेत्र को सुधारों के जरिए नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश लगातार हो रही है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए तमाम योजनाएं लागू की हैं, जिसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले बजट के प्रावधानों को ही आगे बढ़ा सकती हैं। कृषि मंडियों में सुधार के साथ वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की पैठ बनाने के उपायों पर आम बजट में अहम प्रावधान करने होंगे। कृषि क्षेत्र में लागत घटाने के साथ उपज के अच्छी कीमत दिलाने की व्यवस्था करनी होगी। खेती की लागत घटाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाने की योजना को आगे बढ़ाना होगा। सिंचाई के आधुनिक संसाधनों के उपयोग पर बल देना होगा। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करना होगा। पोस्ट हार्वेस्ट के नुकसान को खत्म करना होगा। हर तरह की उपज के वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण इकाइयों के खुलने से नुकसान कम होगा। प्रसंस्करण इकाइयों के खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि पैदावार के लिए एथनॉल उत्पादन की छूट दी गई। एथनॉल उत्पादन की छूट को और बढ़ाया जाना चाहिए। पेट्रोलियम उत्पादों की आयात निर्भरता को घटाने में मदद मिल सकती है। पिछले दोनों आम बजट में इस दिशा में कई कारगर कोशिशें की गई हैं। कोरोना काल के दौरान भी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ऐसे में हरित क्रांति वाले राज्य यानी कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहीं हरियाणा ने इस दिशा में पहल करते हुए धान के बजाय किसी और फसल की खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपए की सहायता देनी शुरू की है। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से देश के पूर्वी राज्यों में शुरू की गई दूसरी हरित क्रांति को रफ्तार देनी होगी। कृषि क्षेत्र में पोस्ट हार्वेस्ट यानी फसल कटाई के बाद की प्रक्रियाओं में होने वाले नुकसान को रोकने और फसलों का उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता देनी होगी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के सहारे उन फसलों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है जिनकी बाजार में अच्छी मांग है और अधिक आमदनी की संभावना है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। लगातार हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। आगे भी किसान आंदोलन से जुड़े पल पल के अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे, तथ्यों के साथ, बेबाकी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।